यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं। जैसे जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन ने गति पकड़ी, राज्य में कांग्रेस कमजोर होती गई। विपक्ष योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण का नैरेटिव सेट कर रहा है। 2022 में कुल 52 ब्राह्मण विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। अब ब्राह्मण समाज को एकजुट होना होगा। जय परशुराम, जय हो, विजय हो ब्राह्मण समाज की। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रह्म टीवी पर। यह चैनल ब्राह्मण समाज के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य को लेकर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें देश के सभी राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में अपने वीडियोज में बताते रहेंगे। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा, जाइए जाकर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का राजनीतिक हृदय कहा जाता है, उसका इतिहास ब्राह्मण समाज के योगदान से समृद्ध है। प्राचीन काल में यहाँ के ब्राह्मणों ने शिक्षा, धर्म और प्रशासन में नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के काशी और प्रयाग जैसे क्षेत्र भारत के सांस्कृतिक और वैदिक केंद्र रहे। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मण समाज का प्रभाव इतना प्रबल था कि काशी को ज्ञान की राजधानी कहा गया। मध्यकाल में मुगलों और अन्य शासकों के समय ब्राह्मणों ने अपनी विद्वता और प्रशासनिक कौशल के माध्यम से समाज का नेतृत्व किया। तुलसीदास जैसे महान संतों ने भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया। आधुनिक काल में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मदन मोहन मालवीय, गोविंद वल्लभ पंत और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे ब्राह्मण नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति में ब्राह्मण समुदाय का महत्व हमेशा से रहा है। राज्य की लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या में ब्राह्मणों की संख्या लगभग 10 से 12% है। उत्तर प्रदेश में करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। करीब 15% से ज़्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद प्रमुख हैं। यही नहीं, पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज़्यादा न हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। ब्राह्मण समाज को किंग मेकर माना जाता है। हर राजनीतिक दल उनके समर्थन को अहम मानता है, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस, सपा या बसपा, सभी ने ब्राह्मण नेताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साल 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की तो राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण के विपक्ष के नैरेटिव को मद्देनजर ब्राह्मण वोटों का अपने पाले में जोड़ने के लिए बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस पार्टी के लोग सक्रिय हैं। इस नैरेटिव को गलत साबित करने के लिए बीजेपी समय समय पर बदलाव करती है। जैसे इस बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बनाया है, जो कि बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित हैं। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुल 7 ब्राह्मण मंत्री बने हैं, जिसमें 3 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार और 3 राज्य मंत्री बने हैं। तो अपनी तरफ से तो योगी ने कोई भी मौका विरोधियों को नहीं दिया है, लेकिन उनको और कोशिश करनी चाहिए कि विपक्ष नीतियों की आलोचना करे, न कि जातिवाद फैलाने की। 2022 विधानसभा चुनाव में 403 सीटों वाली विधानसभा में संख्या बल की बात करें तो 46 ब्राह्मण विधायक भाजपा गठबंधन से जीते हैं, जबकि 5 सपा से और 1 कांग्रेस से। इस तरह कुल 52 ब्राह्मण विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों वाले राज्य में संख्या बल की बात करें तो 8 ब्राह्मण सांसद भाजपा गठबंधन से, 2 कांग्रेस से और 1 सपा से चुनाव जीते हैं। इस तरह कुल 11 ब्राह्मण सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़े रखा। वहीं सपा और बसपा ने भी ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए रणनीतियां बनाई। भाजपा के लिए ब्राह्मण वोट कितना मायने रखता है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन ने गति पकड़ी, राज्य में कांग्रेस कमजोर होती गई। 1993 से 2004 तक जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तब भी ब्राह्मण समुदाय भाजपा का पूरा समर्थन करता रहा, चाहे विधानसभा चुनाव हो या संसदीय चुनाव। लोक नीति CSDS सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2004 तक आधे से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हमेशा भाजपा को वोट देते रहे। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए समुदाय का समर्थन 40% से कम हो गया, जहां मायावती की बसपा ने बहुमत हासिल किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में सभी समीकरण बदल जाने तक यह इसी तरह बना रहा।
भाजपा को न केवल कुल वोटों का 40% से अधिक प्राप्त हुआ, बल्कि ब्राह्मणों का भी उसे भारी समर्थन मिला। वहीं 2014 में करीब 72% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था। 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही रुझान दोहराया गया, जब पार्टी को क्रमशः 80% और 82% ब्राह्मण वोट मिले। कुछ ऐसा ही रुझान 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में था, जहां ब्राह्मणों ने भाजपा को क्रमशः 89% और 75% वोट दिया। इन 3 चुनावों के बाद बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि ब्राह्मण वोट भाजपा के लिए वैसे ही हैं जैसे सपा के लिए यादव वोट और बसपा के लिए जाटव वोट। वर्तमान समय में भाजपा के प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, शिव प्रताप शुक्ला, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, श्रीकांत शर्मा, हरीश द्विवेदी, सुब्रत पाठक जैसे नेता प्रमुख हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के लिहाज से इस वक्त ब्राह्मण समाज के बीच सबसे बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी का पहला अध्यक्ष ब्राह्मण ही था। 1980 से 1984 तक माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली। उनके बाद ब्राह्मण बिरादरी के अध्यक्षों में कलराज मिश्रा, केसरीनाथ त्रिपाठी, रमापति राम त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महेंद्रनाथ पांडे शामिल हैं। कुल मिलाकर इस 44 साल में यूपी में 23 साल तक पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान ब्राह्मण नेताओं के हाथों में रही। अध्यक्षों की लिस्टों में अब तक कुल 13 नामों में से 6 ब्राह्मण बिरादरी के हैं, लेकिन मौजूदा हालात दूसरी ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष पद से लेकर दोनों सदन में कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों के बीच हो। ऐसे में राज्य के कई ब्राह्मण नेताओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि भविष्य में पार्टी में उनकी बिरादरी के नेतृत्व की दिशा और दशा कैसी होगी। दूसरी पार्टियों में ब्राह्मण नेताओं की चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस में बड़े ब्राह्मण नेताओं में राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी का नाम आता है। बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा और नकुल दुबे का नाम आता है, जबकि सपा में मनोज पांडे और माता प्रसाद पांडे का नाम आता है। ब्राह्मण समुदाय के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी बने। ये सभी कांग्रेस से थे। इनमें भी नारायण दत्त तिवारी तो 3 बार सीएम रहे। यही नहीं, हर सरकार में मंत्री पदों पर ब्राह्मणों की संख्या आबादी की तुलना में दूसरी जातियों से बेहतर ही रही। हालांकि मंडल कमीशन के बाद से यूपी में दलित ओबीसी राजनीति ने जोर पकड़ा और उसके बाद से अब तक कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बन पाया। मेधा के दम पर जो जगह बनानी थी वो तो ब्राह्मणों ने बनाई है, लेकिन मंडल कमीशन के बाद से ओबीसी की राजनीति ने ब्राह्मणों को किनारे कर दिया है। लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेसी और एंटरप्रेन्योरशिप में देखेंगे तो ब्राह्मण ही आगे दिखाई देंगे। लेकिन साथियों, आप सबको आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आना होगा, क्योंकि राजनीतिक सत्ता अगर हाथ में नहीं होगी तो फिर हम कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। हालांकि वर्तमान समय की जो सरकार है उसको हमारी सरकार कहा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने ही बीजेपी को इतनी भारी बढ़त दिलाई है। और योगी के सीएम बनने के बाद जो ब्राह्मण राजपूत का संघर्ष सोशल मीडिया पर चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संत आदमी हैं। उनसे किसी तरह के पक्षपात की अपेक्षा हम नहीं रखते हैं, लेकिन हम अगर एक साथ रहेंगे तो चीज़ें और सरल हो जाएंगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब ब्राह्मण समाज को एकजुट होना होगा और रणनीति बनाकर कार्य करना होगा। शिक्षा और रोजगार के लिए नई रणनीतियां अपनानी होंगी। समाज को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्राह्मण समुदाय को सामाजिक सुधारों में आगे आना होगा। डिजिटल युग में ब्राह्मण युवाओं को स्टार्टअप्स और उद्यमिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। कमेंट करके बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। जय परशुराम, जय हो, विजय हो ब्राह्मण समाज की।